नमस्कार, मैं वकार न्यूज। आज के इस CCL प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक। क्लियर? एक न्यू टॉपिक। अब हम बात कल हमने कल जो लास्ट वीडियो था, जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा टॉपिक था चार्ज। तीसरा टॉपिक था टाइप्स ऑफ चार्ज। और उसके नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या था? मेथड ऑफ चार्जिंग। उस मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्कोप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के काम आता है। किसके काम आता है? चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के काम आता है। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्कोप, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। विच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हम जो साइंटिस्ट था जिन्होंने उसको किस बिहाफ पे एक्सप्लेन किया और कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया, तो हम उस एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का हम सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम के लिए बात करें तो उसने क्या कहा कि हाँ, उसने एक जार लिया। उस जार की बात करें, हम उसी जार को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। वो जार लिया और ये उसका एक जार था। इस जार के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक रॉड ली और उस रोड के ऊपर एक साइड में ये जार है, ये आपको क्या हो गया? कॉर्क हो गया। क्या हो गया? कॉर्क हो गया। इसको हम बोल देंगे कॉर्क। ये जो था हमारी ये बोतल है, आप सब जानते हो। और उसके अलावा हम इसके लिए अब यहाँ पे एक रोड लगाते हैं, एक वर्टिकल रोड हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और उस वर्टिकल रोड के एक एंड पर हम यहाँ पे गोल्ड स्ट्रिप यूज करते हैं। और यहाँ पे एक हम डिस्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डिस्क। अगर हम इसके लिए बात करें तो ये हो गया हमारा डिस्क और ये क्या हो गई? गोल्ड स्ट्रिप। हम ये बात करें तो ये हो गया हमारा गोल्ड स्ट्रिप। क्लियर? गोल्ड स्ट्रिप, बोतल हो गई, कॉर्क हो गया, डिस्क हो गया। अब उसने क्या किया कि इस जो मेटोलिक रॉड थी इसके इस एंड पर एक कोई चार्ज बॉडी लेकर आया। वो मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लेकर आया और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसमें टच होता है, टच होते ही यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज इस रॉड के अंदर आ गया। और यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव। तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चला गया और इसके अंदर भी क्या चला गया? पॉजिटिव चला गया। तो जैसे जैसे ये दोनों में पॉजिटिव गया तो ये दोनों रिपेल हुई, एक दूसरे से दूर गई। क्या हुआ? एक दूसरे से दूर हुई। तो उसने यहां से एक मतलब कि उस साइंटिस्ट ने यहां पर एक वर्ड दिया, यहाँ पर या एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। लाइक चार्ज, लाइक का मतलब होता है एक जैसे, एक समान, जिनके दोनों की नेचर एक जैसी हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो अलग होते हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, वो अलग होते हैं उसी बिहाफ पे। तो वो स्टेटमेंट उसने इस डायग्राम इस एक्सपेरिमेंट के बाद दिया। जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने, इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो स्टेटमेंट उन साइंटिस्ट ने दिया था। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। हमारे पास एक बोतल थी, उसको कॉर्क मतलब ढक्कन होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे अर्थ कर दिया। अर्थ इसलिए किया कि मान लीजिए कोई करंट अगर आ भी जाता है तो वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। सेफ्टी के लिए अर्थ किया है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे डिस्क थी, एक रॉड है और एक गोल्ड स्ट्रिप्स है। अगर इस डिस्क को हम कोई ये हमारी कोई रोड है। अगर हम बात करें कोई चार्ज रोड को हमने डिस्क से टच किया, तो डिस्क से टच करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे आया और इन स्ट्रिप्स के अंदर चला गया और ये दोनों एक दूसरे से रिपेल हो गई। तो यहां से हमें सीधा सीधा समझ आता है कि ये रिपेल कर रही है। अब उसने क्या किया कि इसने यहाँ पे पॉजिटिव की जगह कौन सा लिया? नेगेटिव लिया। तो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल था, नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया तो नेगेटिव इसके अंदर जाएगा। अब वो एक साइड नेगेटिव चला जाएगा, एक साइड पॉजिटिव चला जाएगा। मतलब कि जैसे इस रोड के अलावा यहाँ पे मान लीजिए उसने दूसरी कंडीशन में नेगेटिव लिया, इस पॉजिटिव की जगह क्या लिया? नेगेटिव लिया। तो नेगेटिव लिया तो नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ से ट्रांसफर होगा तो एक साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड अब नेगेटिव जाएगा। अगर नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव इधर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों अनलाइक चार्ज है, दोनों एक दूसरे से
दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड अगर नेगेटिव चला गया, दूसरे साइड क्या चला जाएगा, पॉजिटिव। आप कह रहे हो कि सर नेगेटिव इधर क्यों जाएगा, पॉजिटिव उधर क्यों जाएगा, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। उसका रीजन इसलिए क्योंकि लाइक चार्ज, एक समान चार्ज एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसका मतलब एक दूसरे से दूर जाना पसंद करते हैं। समझ आ गया? एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। अगर नेगेटिव इधर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से पॉजिटिव निकल के भागेगा, वो अपनी दूसरी साइड चला जाएगा। वो उस साइड नेगेटिव को नहीं आने देगा, वो उस साइड पॉजिटिव को नहीं आने देगा। इसका मतलब अलग अलग हो गए। और अलग अलग जैसे ही होती हैं तो वो जो स्ट्रिप होती है वो वापस एक दूसरे के अटैचमेंट में आने की कोशिश करती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अब आपको सबसे पहले लिखना है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के नीचे लिखिएगा इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट used for detect the presence of charge, detect the presence of charge। क्लियर? उसके नीचे लिखिएगा एक्सपेरिमेंट। क्या लिखोगे? एक्सपेरिमेंट लिखोगे। और एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले क्या बनाओगे? ये डायग्राम बनाओगे। मेरे पास समय कम है, आप वीडियो पुश कर कर इस डायग्राम को वहां से बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद जैसे आपका डायग्राम बन जाता है उसके बाद आप मेरी कुछ लाइन्स हैं आप उनको लिखोगे। तो लिखिएगा उन लाइन्स को, हम उनके लिए बात करें। अकॉर्डिंग टू फिगर, डायग्राम के बाद लिखेगा अकॉर्डिंग टू फिगर देयर इज ए ग्लास जार, देयर इज ए ग्लास जार। ये कौन सा जार है? ग्लास जार है, जिसको अपने बोतल लिखा है इसको आप ग्लास जार भी लिख सकते हो। देयर इज ए ग्लास जार इन ए गोल्ड स्ट्रिप, ये क्या है? गोल्ड स्ट्रिप। इन ए गोल्ड स्ट्रिप विच इज कनेक्टेड टू मतलब कहां बंधी हुई है? विच इज कनेक्टेड टू वर्टिकल मेटोलिक रॉड। ये वर्टिकल मेटोलिक रॉड है। ये जो रॉड है ये कौन सी है? वर्टिकल मेटोलिक रॉड है। विच इज कनेक्टेड टू वर्टिकल मेटोलिक रॉड, full stop। There is a metallic disc, there is a metallic disc, there is a metallic disc on the upper end of the rod, on the upper end of the rod, upper end है, on the upper end of the rod, whereas there are two strip tied at the lower end, tied at the lower end, tied का मतलब बंधा होना, किसमें? लोअर एंड में बंधी हुई है, tied at the lower end, full stop। when a charged body, अब ये चार्ज बॉडी की हम बात कर रहे हैं, when a charged body is taken to be in contact with disk, then some charge get transfer, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है ना, some charge get transfer to the gold strip, किसको चला जाता है? गोल्ड स्ट्रिप, टू द गोल्ड स्ट्रिप, एंड गोल्ड स्ट्रिप मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, गोल्ड स्ट्रिप मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चली गई। इट मीन्स लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, इट मीन्स लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, फुल स्टॉप। अब न्यू एरर लगाना और लिखना if negative charge rod connected to metallic disc, then charge on the gold strip पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब एक साइड पॉजिटिव, मैंने पहले कहा है कि एक साइड तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी साइड क्या आ जाएगा? थोड़ा थोड़ा नेगेटिव। इसका मतलब इसमें नेगेटिव ऐसे टर्म्स वो आ जाएंगे, ठीक है? नेगेटिव। देन गोल्ड स्ट्रिप attach to each other, attract to each other, gold strip attract to each other, and we get unlike charge
we get unlike charge attract to each other. Clear? Full stop. नीचे लिखेगा hence we can say that from this experiment, hence we can say that from this experiment like charge repel to each other, unlike charge attract to each other. क्लियर? ये आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप जो टॉपिक था वो आपका फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखेगा like charge attract to like charge repel to each other and unlike charge attract to each other. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट के लिए हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट के नीचे चाहो तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो कि अगर पॉजिटिव है तो ये क्या जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, पॉजिटिव और दूसरे साइड में अगर आप बनाना चाहो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन। क्लियर? अट्रैक्शन रिपल्सन क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हेडिंग है सेकंड पॉइंट की एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हम बात करें सेकंड पॉइंट की, फर्स्ट पॉइंट आपका हो चुका है, सेकंड पॉइंट के लिए बात करें तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज की हम बात करें, एडिटिविटी का मतलब, इसका मतलब होता है, एडिटिविटी का मतलब होता है जोड़ना, प्लस क्या होता है, जोड़ना। एडिटिविटी मतलब कि सारे चार्जों को जोड़ना। समझना मेरी बात, एडिटिविटी अब लिखना मैं थोड़ा सा मैं लिखवा दूंगा। एडिटिविटी का मतलब होता है जोड़ना। अब चाहे कोई पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, सारे चार्जों का जुड़ना, सब जो चार्जों का एक दूसरे के साथ एक पूरे सिस्टम के अंदर सारे चार्जों को जोड़ देना क्या कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आपने हेडिंग लिख दी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो उसके अंदर आप लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल चार्ज associated to any system or a body in the algebraic sum of all the charge present on different parts of the system. Algebraic sum of all the charge present on different parts of the system. इसके लिए एक नीचे एक डायग्राम बनाना है। अभी देखो एक बार ध्यान से, ये मान लीजिए कोई अपना सिस्टम है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे चार्ज हैं। कोई Q1 प्लस है, कोई यहाँ पे Q2 नेगेटिव है, कोई Q3 पॉजिटिव चार्ज है, कोई Q4 नेगेटिव चार्ज है, और ऐसे कर करके यहाँ पे Qn तक चार्ज है। क्लियर? ये आपका क्या है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर हमारे ये चार्ज है, n चार्ज है। तो आपको ये डायग्राम बनाने के नीचे लिखना है लेट चार्जेस अवेलेबल, लिखो ना, चार्जेस अवेलेबल ऑन द सिस्टम
Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डैश 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 Qn. Clear? Then according to additivity of charge, टोटल सम मतलब टोटल क्यू कर दिया, उसके अलावा ये समेशन हो गया, समेशन का मतलब टोटल Q1 हो गया. अब यहाँ पे आप कर सकते हो प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3, सबको ब्रैकेट में ऑफ कर देना ना, प्लस माइनस Q4 प्लस डैश 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 प्लस Qn. क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये क्या, अब यहाँ पे समेशन Q की हम बात करें तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस डैश 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 प्लस Qn. क्लियर? तो ये क्या हो गया अपना एडिटिविटी ऑफ चार्ज. आप इसको लिख दीजिएगा. ठीक है? हाँ, तो ये अगर अपन को यहां से नहीं दिख रहा है तो हम यहां से लिख सकते हैं समेशन Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 माइनस प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस डैश 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 प्लस Qn. तो ये आपका क्या हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज. क्या हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज. क्लियर? डन. थर्ड पॉइंट लिखेगा इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए देखना बहुत सिंपल सा है. इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका जो टॉपिक है, थर्ड जो पॉइंट है उसमें लिखेगा इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें अंडरलाइन कर देना और उसको कुछ मत लिखना. यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई फ्रेम है, इस फ्रेम में कोई पोजीशन ये है, कोई पोजीशन ये है. अगर इसकी मैं बात करूं तो x1 है, y1 है. इस पोजीशन की मैं बात करूं तो x2 है, y2 है. यहाँ पे भी कोई चार्ज है, वही चार्ज, और यहाँ पे भी वही चार्ज है. मान लीजिए इनवेरियंस का मतलब होता है कि चार्ज कभी भी अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट कभी भी चेंज नहीं होता. एक चार्ज जो है वो हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज पे आते हैं. अगर यहाँ पे चार्ज का अमाउंट चेंज होता है, मतलब अगर इसका चेंज होता है तो ही उसमें चेंजेस आ सकते हैं, अदरवाइज उसमें चेंजेस नहीं आते हैं. मतलब कि ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू वेलोसिटी, उस चार्ज के अंदर वेरिएंस मतलब वेरिएशन नहीं आएगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा. ठीक है? ये क्या हो गया आपका इनवेरियंस ऑफ चार्ज. तो इसके अंदर ये थोड़ा सा डायग्राम बनाइए और लिखिएगा here at the both position the magnitude of charge remain constant. The magnitude of charge remain constant. So charge in variance the electric charge free from of the reference. तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन. क्लियर? तो चार्ज रेस्ट में भी वही होगा, तो आप ये लिख सकते हैं क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू मोशन. कोई चेंज इसके अंदर नहीं आएगा. क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज. नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो कंजर्वेशन का मीनिंग होता है जो जितना है उतना ही रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं आए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए.
इसका मतलब ये होता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैन नॉट बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय। कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब उसको ना बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाँ, ये हो सकता है कि हम उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो चार्ज कभी भी ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही उसको स्टार मतलब कि क्रिएट किया जा सकता है। चार्ज ओनली चेंज हो सकता है। तो आप लिखेगा चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन या वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एग्जाम्पल लिखिएगा, मान लीजिए हमारा H2O है, आप सब वाटर जानते हो, अगर हम इसको आयनाइज करें तो यहां पे H प्लस और OH नेगेटिव। यहां अगर टोटल चार्ज की हम बात करें तो टोटल चार्ज यहां पे क्या है, 0। यहां पे बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। मतलब यहां भी न्यूट्रल हो जाएगा और यहां भी ऑलरेडी क्या है, ये न्यूट्रल है। इट मींस यहां चार्ज खत्म नहीं हुआ है। अगर इसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल डन हुआ, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका इसी के अंदर जो नेक्स्ट है वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, स्पेलिंग QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें इसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। किसकी अगर हम इसके लिए बात करें तो ये न्यूमेरिकल के बिहाफ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक इस मतलब पॉइंट से कई बार आरबीसी के अंदर भी और आपके जो एग्जाम्स होते हैं कोई भी, उनके अंदर कई बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ना जो, उसको कैपिटल Q इक्वल्स टू NE फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q इक्वल्स टू NE। तो आप लिखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उसके अंदर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस द चार्ज एसोसिएटेड, अकॉर्डिंग टू दिस द चार्ज एसोसिएटेड, द चार्ज एसोसिएटेड सिस्टम और बॉडी, system or body in the integral multiple of the, in the integral multiple of the basic unit of charge, basic unit of charge, और basic unit of charge होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, basic unit of charge, basic unit of charge। क्लियर, उसके नीचे लिखेगा कैपिटल Q इक्वल्स टू NE। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तो होता है चार्ज, क्लियर, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो यहां से आप फॉर्मूले में इसी बिहाफ पे लिख दीजिएगा, Q चार्ज है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर, ये फिक्स होता है भाई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स है, n और Q डिपेंड कर, अगर n चेंज होगा यहाँ पे तो कौन चेंज हो जाएगा, Q। अगर हम छोटा सा एग्जांपल के लिए बात करें, मैं आपसे बोल दूं कि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, कि हाउ मच चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया है, हाउ मच चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन, तो आप समझो सर 10 नंबर ऑफ 10 मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या होता है 19 होता है। अगर हम यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट Q इक्वल्स टू NE, n की वैल्यू क्या है 10 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर निकाल सकते हो, वो आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो लास्ट है, उसमें लिखेगा देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, on the magnitude of charge associated to any mass, associated to any mass, but effect upon the specific charge, but
इफेक्ट ऑन द स्पेसिफिक चार्ज। इस पॉइंट का मतलब है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसका मास थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज आए तो उसके जो चार्ज स्पेसिफिक चार्ज है उस पर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। क्लियर? तो हमारे ये कुछ पॉइंट्स थे जो किस में आए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। हमने बात की, सबसे पहले हमने बात किया कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात हमने की कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब सभी चार्जों को ऐड करना है। ठीक है, उस सिस्टम में सभी चार्जों का जो ऐड करके जो टोटल होता है वो कैलकुलेट करना है। हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो था वेरिएशन को लेके। अगर जो चार्ज एक पोजीशन से चेंज होता है तो उस पर कोई वेरिएशन नहीं होता। उसके नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा वो था क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल्स टू एन ई। क्लियर? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान रखना इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया। आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आता, इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था कि जो चार्ज होता है उस पर कोई वेलोसिटी का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर मास थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसका जो स्पेसिफिक चार्ज उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। इसका मतलब उसमें इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। क्या है? कूलम्ब्स लॉ। यहां से आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फिजिक्स है वो स्टार्ट होती है कि कूलम्ब्स लॉ के बाद यहां से लॉ स्टार्ट होते हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा कूलम्ब्स लॉ। अब हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें, कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो यहां पे ध्यान रखना कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स ने दो चार्ज के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया। कोई दो चार्ज लिए उसने और उनके बीच में एक फोर्स को फील किया। उस फोर्स का नाम रखा उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया उसने? एफ से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज है, यहां पे इसको बोल दिया हमने Q1, कोई दूसरा चार्ज है हमने इसको बोल दिया Q2। अब दोनों के बीच में फोर्स फील हो रहा है, तो फोर्स फील हो रहा है तो उस दोनों के बीच में डिस्टेंस भी होगी। अगर डिस्टेंस में कोई असर होगा तो डेफिनेटली किस पे असर होगा? फोर्स पे असर होगा। आप चाहो तो इसको इस तरह, अब ध्यान रखना जो ये डिस्टेंस आपको मतलब मेजर करनी है वो इस पॉइंट के सेंटर से, मतलब जो आपका मास है उसके सेंटर से करनी है। आपके पास ये कौन सा चार्ज है? Q1 और ये कौन सा चार्ज है? Q2। यहाँ पे इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया यहाँ पे स्मॉल r। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया? स्मॉल r। तो अब इसने कूलम्ब्स ने अपने एक लॉ दिया, उसने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इट मींस Q1 Q2। मेरी बात ध्यान सुनना, आप डायग्राम से ही डेफिनेशन क्लियर कर लोगे इसका कि कोई दो चार्जेस हैं, उन दोनों के हम बीच में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये अगर ये दोनों टर्म्स आपको याद हो गई हैं तो आपको डेफिनेशन जो इसकी स्टेटमेंट होगा कूलम्ब्स लॉ का वो भी क्लियर हो गया है। अब इन दोनों की हेल्प से अगर आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हो, इसको सेकंड देते हो, इन दोनों इक्वेशन से, तो आप यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से बोल एफ प्रोपोर्शनल क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आता है। ये तो हम बहुत दिनों से फीस में पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल के, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होगी ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर? 3 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो हमने इस वैल्यूज को रखा, जो वैल्यूज की यूनिट्स है, अभी आप उस सॉरी कूलम नहीं है, इसकी जो यूनिट्स है उनको आप अभी छोड़ देना, क्योंकि हम यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां से आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। चाहो तो आप, अगर आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में लॉ पढ़ा है, कौन सा? न्यूटन्स लॉ,
उसके अंदर भी यही था, तो आप यहां से निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। एफ का होता है न्यूटन, आर का होता है मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएंगे नीचे तो यहाँ पे C-2 मतलब कूलम का -2 पावर -2। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिट भी निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, लेकिन अपन इसको भी निकालना भी सिखाएंगे कैसे आता है। तो आप सबसे पहले लिखेगा कूलम्स लो, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस लो, अकॉर्डिंग टू दिस लो, अकॉर्डिंग टू दिस लो, according to this law, the electrostatic force is directly proportional to, electrostatic force is directly proportional to the product of charges, the product of charges, and inversely proportional to the square of distance, inversely proportional to the square of distance। फुल स्टॉप लगा देना, उसके बाद ये सब लिख देना। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अब लिखेगा यहाँ पे आप ये यहां तक कॉपी करने के बाद आप वीडियो पुश करके कॉपी कर लेना, उसके बाद आप लिखेगा के, चाहे तो आप ये के को नहीं लिखकर ऐसा लिखना यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। अब हम यूनिट के की यूनिट निकालेंगे। देखो के का एफ का ये जो के है ना यहां से आ रहा है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहां से आ रहा है, तो अब इसको हम फॉर्मूला पहले तो फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हम के का फॉर्मूला लिखें तो यहां पे हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। क्लियर हो गया। अब यहां से अपन इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। आप जानते हो के की अगर हम इस यहां से यूनिट निकाले तो एफ की क्या होती है न्यूटन, आर की क्या होती है मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन चार्ज की होती है सी इंटू सी, इट मीन सी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। यूनिट क्लियर हो गई। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो आपको पता है 3 × 10⁹। ठीक है, इसका क्या का मैग्नीट्यूड भी आ गया, यूनिट भी आ गई। अब चाहो तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। अब मेरा जो नेक्स्ट है वो है डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो न्यूटन की डायमेंशन आप जानते हो, फोर्स, भाई न्यूटन जो होता है वो एक यूनिट है, और वो किसकी यूनिट है फोर्स की, और हम वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये होती है m1 L1 T-2। ये तो किसकी हो गई न्यूटन की। और मीटर स्क्वायर की बात करें तो L स्क्वायर हो गई ना भाई, और C की बात करें तो A1 T1, और ये दोनों है डबल है तो इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे प्ले स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें कि m1, देखो m1 तो है ही ऑलरेडी और कोई दूसरा है भी नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया m1, L1 ये रहा, L2 ये रहा, तो ये हो गया L3, और T-2, और नीचे अभी बच रहा है अपना A² T2, मतलब A2 और T2 ऊपर तरफ। ठीक है, पावर दोनों में। अब इसको सॉल्व कर लो आप, m1 अकेला है, L3 भी अब यहाँ पर अकेला हो गया। अब T-2 ऊपर जाएगा तो -2 पहले से ही, और -2 कितना हो जाएगा -4, तो T-4 और A-2, ये क्या हो गई आपकी डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के। क्लियर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ के के बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। एक फॉर्मूला इसका जो होता है, ये जो अपना के होता है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ के, और मैग्नीट्यूड ऑफ के के अंदर आपको लिखना है के इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल होता है 9 × 10⁹। यूनिट आपको पता होनी चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और C-2। यूनिट क्लियर है। ये आपका क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमारे जो नेक्स्ट टर्म्स होंगे ना उसमें इस एप्सिलॉन की वैल्यूज भी निकाल लेंगे, कर सकते हो आप आसानी से। x की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी जो एप्सिलॉन नॉट होगा क्या है, अभी इसको जो अपना इससे अगला जो टॉपिक है अपना उसी में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा आप परमिटिविटी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी परमिटिविटी, और अब जो परमिटिविटी है ना उस परमिटिविटी को अपन क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है अपनी परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी अगर हम एक वर्ड है परमिटिविटी वर्ड की बात करें ना तो इसका होता है अवरोध। हिंदी बात करें तो मतलब जैसे कोई रोध ना, किसी चीज का रुकावट,
रुकावट जो होती है ना उसको परमिटिविटी बोलते हैं। कि जैसे अपने इस प्लेस, अब जो से दो ये चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, तो उसके बीच में भी एयर प्रेजेंट हो सकती है, कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट हो सकता है, तो ये क्या बनेगा, इसमें रुकावट बनेगा, इस फोर्स को थोड़ा वीक कर सकता है या कम वो जो कर सकता है, तो उस परमिटिविटी को हम यहाँ बोलते हैं। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी, तो इनका जो मीनिंग होता है ना एक तरह से, वो अगर हम बहुत अच्छी तरीके से बात करें हिंदी में तो उसको बोलते हैं पैरावैद्युतांक, लेकिन अगर हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब एक रुकावट, वहां पे उसके बीच में कोई परेशानी को हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके यूज पे समझने के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम बात करें यहाँ पे, आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करूं तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या बनता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, के 4 पाई, यही बनेगा ना, एप्सिलॉन नॉट 1/k4 पाई, ये बनेगा। अगर भाई हम इसको यहां लेके चले जाए तो 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। या तो चाहे तो आप इसको एक टर्म्स में दोबारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि के 4 पाई लिख दिया, उसके बाद क्या रह गया 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई के। अब इसमें वैल्यूज रखो आप, तो 1/4 पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14, और के की वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁹ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12, क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट निकालना चाहो तो जो इसकी यूनिट निकालना चाहो तो अब देखो यहाँ पे, अगर अपन इस यूनिट की बात करें तो जो के की यूनिट थी उसी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि के की यूनिट क्या थी यहाँ पे, तो के की यूनिट ये थी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई के नीचे आ गया, 4 पाई का तो यूनिट होता ही नहीं है, पता है आपको कि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो के की वैल्यू के थी यूनिट क्या थी, यहाँ से अगर हम निकालें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई, कुछ होता नहीं के का होता है, तो के थी न्यूटन मीटर स्क्वायर c-2। तो अब इसको आप एप्सिलॉन नॉट, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो n-1 m-2 और c2 बन गया ना। ये आपकी इसकी यूनिट हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट के, मतलब कि आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है वैक्यूम। अगर यहाँ पे कोई मीडियम होगा तो उसको क्या बोल देंगे, स्मॉल एप्सिलॉन m बोल देंगे। अगर नॉट है तो इसका मतलब क्या है, वैक्यूम। ये बात समझ लेना, ध्यान से लिख देना यहाँ पे, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज रिप्रेजेंट परमिटिविटी इन वैक्यूम। क्लियर, यूनिट हो गई। अब डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख देना डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशन क्या हो गई बताओ यार। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डायमेंशन की तो आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से अगर डायरेक्टली हम यहीं से कोशिश करें, यहां से कर लें कोशिश, तो ये तो जो यहाँ जो माइनस में थी वो तो प्लस हो गया, जो प्लस थी वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हम यहाँ से कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो m1 l1 t-2 और पावर क्या है -1, और L2 L और पावर क्या है यहाँ पे -2, और C1 मतलब कि A1 T1 और पावर क्या है 2। अब देखो यहाँ सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे m-1 L-1 और T माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे T2। ठीक है, L की बात करें तो L-2। ठीक है, अब यहाँ पे A1 की बात करें तो A2 और T2। अब सिंपल सोल्व कर लो, m-1 रह गया, L1 था -2 तो वहां पे जो 3 था वो माइनस हो गया, L-3, और जो T4 था जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस, और जो A2 था वो 2 हो गया। इसका मतलब अब ये क्या हो गई, इसकी डायमेंशन आ गई किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। ये डायमेंशन किसकी हो गई, एप्सिलॉन नॉट की। आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप जो भी है आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिविटी, परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रिलेटिविटी टाइम। तो इसकी डेफिनेशन लिखेगा आप, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। Once again, the ratio of electric permittivity of medium and electric permittivity of vacuum present the relative permittivity। तो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एप्सिलॉन r से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन आर का जो यहाँ पे फॉर्मूला है मैंने लिखा है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसका मतलब एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है अपना रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अगर इस रिलेटिव परमिटिविटी का एक छोटा सा डेरिवेशन की हम बात करें इसमें अप्लाई करें इस कूलम्ब्स लॉ को, तो कूलम्ब्स लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो एक छोटा सा है, अब फटाफट उसको भी अपन रिलेशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो रिलेशन भी कई बार आपसे पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर। तो उस रिलेशन के लिए हम बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्ब्स लॉ है, उस कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसी के बिहाफ पे हम इस रिलेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और जो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, अब जैसे एप्सिलॉन एम है, इसका मतलब एफ एम, और दूसरा एप्सिलॉन नॉट तो एफ नॉट। अगर हम इसकी बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, यहाँ पे एम आएगा तो एप्सिलॉन एम आ जाएगा, और ये फॉर्मूला जो है ये सेम रहेगा आर स्क्वायर। सिमिलरली एफ नॉट के लिए बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है। तो आप तो अलग से लिख देना कि एफ एम अपॉन एफ नॉट, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मैंने इस दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन 2 थी, इन दोनों क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये तो वैसे के वैसे कैंसिल हो गया। तो यहां से जो नेक्स्ट बचता है अपना, वो बचता है एफ एम अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू, तो यहां से एप्सिलॉन एम, तो ये 4 पाई भी 4 पाई कैंसिल हो गया, तो जो नॉट है वो तो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। क्लियर? तो यहां से एक रिलेशन आ गया। अब अपन पढ़ रहे थे अभी जस्ट कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब चाहो तो इसको ऐसा ले सकते हैं, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हैं ना? ठीक है। और ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर के। तो यहां से एक रिलेशन हमारा ये भी आता है, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, एक ये रिलेशन अपना आता है। ठीक है, इसके बाद जो भी चीजें हमने आज पढ़ी है थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप होता है किसी भी चार्ज को डिटेक्ट करने का काम आता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करने में काम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद हमने पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। दूसरा पॉइंट था कि हमारे जो एडिटिविटी, सारे चार्जों को ऐड करना। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो हमारे वेरिएशन है, मतलब कि टाइम इन वेरिएशन, मतलब कि पोजीशन के अकॉर्डिंग चार्ज वेरी नहीं करता। उसका नेक्स्ट पॉइंट था क्वांटाइजेशन, Q इक्वल्स टू एनी, एन वहां पे नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन था, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वहां पे कि जो वेलोसिटी के साथ कोई असर नहीं होता। दूसरी बात वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, की चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, कभी भी खत्म और स्टार्ट नहीं किया सकता। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इट मींस वहां से कूलम्ब्स लॉ को F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q K का वैल्यूज निकाले थे, वहां पे यूनिट्स वगैरह निकाले थे, डायमेंशन वगैरह निकाले थे। वैसे हमने K का रिलेशन पढ़ा था, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होती है परमिटिविटी इन वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज हमने वहां से कैलकुलेट करके उस बिहाफ पे हमने निकाला था 8.85 × 10⁻12, और दोनों की यूनिट्स और डायमेंशन मैंने कैलकुलेट की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक रिलेटिव परमिटिविटी, जो एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। वो रेशियो होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका रिलेशन हमने एफ नॉट अपॉन एफ नॉट के रिलेशन में कैलकुलेट किया था। ठीक है, थैंक यू।